पहली चीज बेटे हमारे पास उसने क्या थर्मोडायनेमिक्स होता है क्या, पहले ये बता दूं फिर बाद में इंटरनल देखूंगा। सर वाला में कौन सी थर्मोडायनेमिक्स पढ़ी है हमने? ये है बेटे, know that increase in the temperature of a body increases its internal energy. Describe increase in temperature object in terms of the increase in average kinetic energy of the part. ये चीज है thermodynamics। अब यही लर्निंग आउटकम आपको यहाँ पे मैंने नजर आ रही है। इंटरनल एनर्जी रिलेट टू द राइज ऑफ टेम्परेचर ऑब्जेक्ट टू एन इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, वही लर्निंग आउटकम है ना। ठीक है, लेकिन लेवल का भी थोड़ा बहुत डिफरेंट, बहुत डिफरेंस आएगा कि हमारे पास क्या है। अब ये दो वर्ड हैं जिनको इकट्ठा लिखा गया है, इनकी अगर मीनिंग देखते हो, these are actually two words। एक तो है थर्म हमारे पास, ठीक है, थर्म हम कहते हैं हीट को, ये हीट होगी, थर्मोमीटर। डायनामिक्स आप कहते हो मोशन को विद रेफरेंस टू फोर्स, ये मैंने पहले भी पढ़ाया था। दिस इज अ मोशन विद रेफरेंस टू फोर्स, यानी न्यूटन्स लॉ जो है वो बेस है डायनामिक्स की। ठीक है, विद रेफरेंस टू फोर्स। अच्छा, अब मोशन विद रेफरेंस टू किसी पे फोर्स अप्लाई की जाए, वो मूव कर जाए इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो हम कहते हैं वर्क डन हो गया। तो इसका मतलब है हमारे पास ये मोशन विद रेफरेंस टू फोर्स किसको डिफाइन करेगी, वर्क डन। और वर्क एनर्जी का पावर का चैप्टर जो है वो डायनेमिक्स का हिस्सा होता है। वर्क वर्क हो ही नहीं सकता जब तक एनर्जी नहीं होगी। ठीक है, हम एनर्जी को कैसे डिफाइन करते हैं, अबिलिटी टू डू वर्क। इट मींस अगर अबिलिटी होगी, हम एबल होंगे तो वर्क करेंगे। हम फोर्स अप्लाई करेंगे, चीज डिस्प्लेस कर जाएगी, तो वर्क डन हो गया। और अगर वो वर्क डन हो जाएगा तो हमारी जो इनपुट एनर्जी है वो आउटपुट एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स में क्या है, हम हीट एनर्जी को यूज करके मैकेनिकल वर्क डन करते हैं। हीट एनर्जी को यूज करके मैकेनिकल वर्क डन, क्या मतलब, हीट से हम टरबाइन चला दें। ठीक है, हीट एनर्जी से आप कोई इंजन चला दो। गाड़ी का इंजन भी देखो, कौन कौन हमारे पास वो हीट ही प्रोड्यूस होती है स्पार्क प्लग के अंदर। गैसेस जो प्रेशर एक्सर्ट होता है, डेफिनेटली गाड़ी आगे मूव करती है, पिस्टन के अंदर यही काम हो रहा होता है। तो वो वाली ब्रांच ऑफ फिजिक्स जिसमें हीट एनर्जी को यूज करके हम डिफरेंट मैकेनिकल वर्क डन करें, उसे आप कहोगे दैट इज थर्मोडायनेमिक्स। दैट ब्रांच इज बेसिक थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, स्टीम इंजन इज द बेस्ट एग्जांपल। स्टीम से आप इंजन को ड्राइव करते हो बेसिकली, वो इसकी बेस्ट एग्जांपल आ गई। तो हमारे पास यूज ऑफ हीट एनर्जी टू डू वर्क डन, दिस इज यूज ऑफ heat energy to do mechanical work done। use of heat energy mechanical work done। ठीक है, that is for example हमारे पास steam engine मैंने लिख दिया। अच्छा, अब फर्स्ट लर्निंग आउटकम दिस वन, ये सिंपल ब्रांच मैंने बताई है, ये पूछना थोड़ी उसने। Understanding the internal energy is determined by the state of the system, and that can be expressed as a sum of random distribution of kinetic and potential energy associated with the molecules of the system। अच्छा, अब बेटे काफी इंपॉर्टेंट चीज है अब ये इंटरनल एनर्जी के हमारे पास। ये एक तो ये याद रखना है कि ये माइक्रोस्कोपिक सम है, मैक्रोस्कोपिक नहीं, माइक्रो। माइक्रोस्कोपिक का मतलब कि अब ये एक एक चीज आ जाइए, माइक्रोस्कोपिक सम ऑफ। ठीक है, दूसरी चीज क्या आएगी इसमें, रैंडम काइनेटिक एनर्जी लिख लें, या रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है, एंड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। इसकी डेफिनेशन आती है बेटे, व्हाट इज मेंट बाय दिस। ठीक है, या डिफाइन की मीनिंग में भी आई हुई है ये, डिफाइन इंटरनल एनर्जी। So it is the microscopic sum of random distribution of kinetic energy and potential energy of the particles of matter लिख लो, या ऑफ सिस्टम लिख लो। सिस्टम मोशन शायद सिस्टम लिखा हो आपके सिलेबस के अंदर, तो सिस्टम ही है, मैटर ये वर्ड बताओ, ऑफ अ सिस्टम लिखा हो बेटे, तो सिस्टम के अकॉर्डिंग ये है। उसने मॉलिक्यूल का वर्ड लिखा है, मैंने ज्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड लिखा हुआ पार्टिकल। पार्टिकल इज मोर अप्रोप्रिएट देन
मॉलिक्यूल, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास पार्टिकल कहते हैं किसी हर वो चीज जिसका रेस्ट पे मास हो जाए, दैट इज पार्टिकल इन क्लासिकल फिजिक्स। बेटे क्वांटम या हाई एनर्जी फिजिक्स में पार्टिकल उस चीज को कहते हो कि जिसका मोमेंटम डिफाइन हो जाए, ठीक है। तो ये आप लोग भी पार्टिकल हो, ये चेयर भी पार्टिकल है, ठीक है। हर जो चीज ये पार्टिकल्स में आ रही है। सिंबल इसके लिए लिखते हैं, दिस इज रिप्रेजेंटेड विद कैपिटल यू से। आप थ्रस्ट को भी पहले कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करते थे, ये 22 के सिलेबस में उसको एफ से रिप्रेजेंट किया, पहले इसको इसी से यूज करते थे। मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, फिर मैं सारा जो ऊपर लिखा है बेटा उसको समझाता हूँ। माइक्रोस्कोपिक सम ऑफ रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन। अब रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन हर चीज के अंदर डिफरेंट हो सकती है। सॉलिड के अंदर हमारे पास पार्टिकल के पास कौन सी एनर्जी है? सॉलिड में पार्टिकल सिंपल हार्मोनिकली वाइब्रेट कर रहे होते हैं एट देयर मीन पोजीशन। इट मींस द एनर्जी व्हिच दे पोजेस, दिस इज द वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी। वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी मॉलिक्यूल्स के, सिंपल हार्मोनिकली मूव कर रहे होते हैं। हाफ एम मेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास अंडर रूट आ गया। वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी किस वजह से होती है? ड्यू टू बॉन्डिंग। अब बॉन्डिंग किस वजह से होती है? हमारे पास द फोर्स विच होल्ड टू एटम टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल इज बेसिकली अ बॉन्ड, ठीक। और अगर यही मैं अप्लाई करता हूँ फॉर अदर स्टेट्स ऑफ मैटर, लाइक हम फ्लूइड्स के लिए अप्लाई करें, तो फ्लूइड्स के लिए बेटे हमारे पास पार्टिकल वाइब्रेट नहीं कर रहे होते उसके। दिस इज फॉर फ्लूइड्स, जिसके पार्टिकल रैंडमली मूव कर सकें, उसे फ्लूइड कह रहे होते हैं। लिक्विड एंड गैसेस बोथ आर टर्म्ड एज फ्लूइड्स। इसमें बेटा लिक्विड भी आते हैं, ठीक है, एंड गैस पार्टिकल्स भी आते हैं। अब सॉलिड के अंदर पार्टिकल जो फ्लूइड्स हैं, इसके अंदर पार्टिकल बेटे दे आर मूविंग रैंडमली। रैंडम मोशन जो होती है वो स्ट्रेट लाइन के अंदर है। रैंडम मोशन होती स्ट्रेट लाइन के अंदर है। तो इसका मतलब है रैंडम मोशन का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेटरी, ट्रांसलेशन हम कहते हैं स्ट्रेट लाइन को, ट्रांसलेटरी। ट्रांसलेटरी मीन स्ट्रेट लाइन के अंदर पार्टिकल मूव करता जा रहा है, ठीक है। ट्रांसलेटरी बेटा ये हो गया, इधर मूव कर रहा है, फिर हमारे पास पाथ एकदम चेंज हो गया, फिर ये पाथ पे चला गया, ठीक है, फिर इस पाथ पे आ गया। तो दिस इज बेसिकली ये जो मोशन हो रही है, दिस इज ट्रांसलेटरी स्ट्रेट लाइन पाथ विद स्ट्रेट लाइन विद अब्रप्ट चेंज ऑफ पाथ, जो है उसे हम कहते हैं रैंडम। सही तरह ये भी रैंडम में जा सकता है, क्योंकि रैंडम में पार्टिकल, कोई पार्टिकल इस तरह वर्टिकल प्लेन में वाइब्रेट कर रहा है, कुछ पार्टिकल इस तरह हॉरिजॉन्टल प्लेन में कर रहे होते हैं, कुछ इस प्लेन में कर रहे होते हैं, ऑब्लिक प्लेन या जी एक्सिस प्लेन के अंदर। तो इसकी मोशन बेटे हमारे पास जो है वो मल्टीपल प्लेन्स के अंदर होती है। ये नहीं कि एक सॉलिड के अंदर सारे पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे हैं, ठीक है, उनके प्लेन ऑफ वाइब्रेशन डिफरेंट होते हैं बेटे, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसका मतलब है हमारे पास ओवरऑल मैंने लिखा वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी यार इसमें भी आया बेटे, इसमें भी आया। अब काइनेटिक एनर्जी डिपेंडेंट किस पे थी, इसको कवर कर जाते हैं हम नोट की फॉर्म में। काइनेटिक एनर्जी का बेटे हमने फॉर्मूला इससे पहले हम प्रूव कर चुके हैं कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है? दिस इज इक्वल टू 3/2 के टी। ऑल्दो आइडियल गैसेस में अप्लाई किया था, लेकिन अब बाद में हम वही हर चीज को पहले आइडियली लेते हैं, बाद में अप्लाई हर जगह कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब एवरेज काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर? दैट इज डिपेंडिंग डायरेक्टली ऑन टेम्परेचर। इट मींस कि अगर टेम्परेचर आप इंक्रीज करते हो, टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। इसका मतलब टेम्परेचर जब वेरी कर रहा होता है, इंक्रीज करेगा तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, इंटरनल एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। और टेम्परेचर अगर डिक्रीज करेगा तो ये काम डिक्रीज कर देगा, इसका मतलब ये भी कि इस पे कोई चेंज नहीं आनी उस टाइम। तो जब टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो कॉन्सेप्ट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का आता है। अगर ऑल्दो हम पढ़ने के बाद में इसको, जो वैसे मैं समझा रहा हूँ जो प्रीवियस क्लास में पढ़ा हुआ है, ठीक है। और अगर टेम्परेचर डिक्रीज करता है तो फिर भी हमारे पास कॉन्सेप्ट स्पेसिफिक, इसमें लेटेंट हीट का या चेंज ऑफ स्टेट का कोई कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होता। चेंज ऑफ स्टेट का कॉन्सेप्ट तब होता है जब बॉन्ड ब्रेकिंग होती है, और बॉन्ड ब्रेकिंग तब होती है हमारे पास जब हमारे पास एक सॉलिड लिक्विड में चेंज होगा या लिक्विड गैसेस में चेंज होगा। उस टाइम हमारे पास क्या पोटेंशियल एनर्जी पे चेंज आएगी। अब पोटेंशियल एनर्जी पे चेंज आएगी, पोटेंशियल एनर्जी का हम क्या फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी मैंने लिखी हुई है।
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, ई पी इज इक्वल टू, ये इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू पॉजिटिव क्यू नेगेटिव ओवर आर, 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट वगैरह वो नहीं लिखा मैंने। अब क्योंकि अट्रैक्टिव है तो मैंने माइनस साइन भी लिख दिया बेटे हमारे पास अट्रैक्टिव। ये जिस तरह ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है उसमें नेगेटिव साइन आता है ड्यू टू अट्रैक्टिव नेचर। क्वेश्चन भी आया था 23 के अंदर, 24 जून के अंदर हमारे अपने वेरिएंट के अंदर। तो बेटे हमारे पास इसका मतलब ये हो गया कि अगर इसका ग्राफ भी बनाते हैं हम लोग, बॉन्ड ब्रेकिंग होती है तो हमारे पास कुछ इस किस्म का ग्राफ बनता है। दिस इज द डिस्टेंस इन मीटर, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी इन जूल। तो ग्राफ बेटे हमारे पास कुछ इस किस्म का बनता है, ठीक है। और हमने यही पढ़ा था कि अगर आर की वैल्यू ज्यादा होती है, अगर आर की वैल्यू ज्यादा होती है तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर मॉलिक्यूल दूर दूर से जाते हैं, अब सॉलिड में पार्टिकल दे आर क्वाइट क्लोज टू ईच अदर, लिक्विड में भी जितने सॉलिड की सेपरेशन होती है उतनी ही लिक्विड की होती है। पहले हम इसको प्रूव भी करते थे, अब वो निकल चुका है, 16 से ऑनवर्ड, 16 से ऑनवर्ड निकल गया था। लेकिन हमारे पास सॉलिड में मॉलिक्यूल रिजिडली पैक्ड होते हैं, लिक्विड में दे आर मूविंग रैंडमली, तो थोड़ी सी फोर्स के ऊपर वेरिएशन आती है, जिसकी वजह से हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास है लिक्विड की ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू सॉलिड। लेकिन अगर लिक्विड को फर्दर हीट हम करते हैं, टेम्परेचर फिर चेंज नहीं होता बॉइलिंग के अंदर, लेकिन हमारे पास लिक्विड है टोटली गैसियस स्टेट में जाना शुरू होता है। लेकिन गैसियस स्टेट में बॉन्डिंग जो है बहुत ज्यादा टूटती है, सेपरेशन पार्टिकल इन बिटवीन बहुत ज्यादा होती है, तो हमारे पास 10 टाइम ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करती है, ठीक है। लिक्विड लिक्विड से गैसेस में 10 टाइम सेपरेशन ज्यादा होती है, इसका पोटेंशियल 10 टाइम ज्यादा होती है फिर उसके अंदर, गैसेस के अंदर, ठीक है। अच्छा, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि हम आइडियल गैसेस इससे पहले पढ़ चुके हैं। आइडियल गैसेस के अंदर बॉन्डिंग तो होती कौन नहीं, अगर बॉन्डिंग नहीं है तो पोटेंशियल एनर्जी कौन एग्जिस्ट करती है उसकी, पोटेंशियल एनर्जी कोई एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंडेंट होगी, पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट नहीं करती, तो ये तो है ना। अब ये किस पे डिपेंडेंट है, टेम्परेचर पे, इसका मतलब टोटली काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंडेंट होगी, ठीक है। तो हमारे पास तीसरी चीज, इन आइडियल गैस, गैस पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, वो उसकी जीरो होती है, ठीक है। सो इट्स इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स टोटली ऑन टेम्परेचर या काइनेटिक, ठीक है, डिपेंड्स ऑन काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर, ठीक होगा। अच्छा, अब मैंने ओवरऑल डेफिनेशन कुछ हद तक समझ आनी चाहिए बेटे। इट इज अ माइक्रोस्कोपिक, ये नहीं मैंने बताया, अब इस पे आने लगा हूँ। रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल, काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंडेंट है, टेम्परेचर पे। पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंडेंट है, चार्जेस पे, सेपरेशन पे ऑफ द पार्टिकल्स। माइक्रोस्कोपिक और पार्टिकल, अब इस चीज पे आने लगा ऑफ द सिस्टम। बेटे इसको अब देखते हो, 4 पॉइंट नोट की फॉर्म में कवर कर दूं मैं। माइक्रोस्कोपिक का मतलब यह है कि हमने इस चीज की माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखना है। लाइक इफ आई कंसीडर दिस इज ऑयल टैंकर है ये वाला, और ये सपोज हमारे पास इस रोड के ऊपर है और ये रेस्ट पे है, ठीक है, ये रेस्ट पे है, ठीक है, ऑयल टैंकर एट रेस्ट। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जीरो है। इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, अब पोटेंशियल एनर्जी माइंड में आ रही होगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, चलो वो भी जीरो ही है क्योंकि अर्थ की सरफेस पे है, कोई हाइट पे नहीं है, चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। वैसे अर्थ की सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं होती, आप फॉर्मूला पढ़ चुके होते हैं इसका, -GMM/r। अर्थ का रेडियस अगर पुट कर तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं होती अर्थ की सरफेस पे, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पे अलबत्ता हमने माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाना है। माइक्रोस्कोपिक लेवल मीन्स अगर मैं कंसिडर करता हूँ इस टायर के अंदर क्या होती है बेटे, हवा होती है, नाइट्रोजन है सपोज, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ब्ला ब्ला जो भी है। तो इसका मतलब है यहाँ पे अगर एयर के पार्टिकल्स हैं, एयर पार्टिकल मूव रैंडमली, दे पोजेस काइनेटिक एनर्जी। अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड कह रहा हूँ, CO2 या CO, कार्बन मोनोऑक्साइड या नाइट्रोजन, N होता है या N2 होता है, पता नहीं मुझे, ठीक है। अब बेसिकली इसका मतलब बॉन्डिंग है, पोटेंशियल एनर्जी भी है। तो एयर पार्टिकल के पास काइनेटिक भी है, पोटेंशियल भी, तो इसका मतलब एयर पार्टिकल के पास इंटरनल एनर्जी है, चाहे ये रेस्ट पे है। एयर के पार्टिकल रेस्ट पे नहीं है, वो वाइब्रेट करते, वो रैंडमली मूव करते जा रहे हैं वो। अब दूसरी चीज हम लेते हैं, इसके अंदर ऑयल है बेटे, ऑयल के पार्टिकल वो भी रेस्ट पे नहीं है, दे आर मूविंग थ्रू आउट द अवेलेबल स्पेस। ये
चलो वो ये हो गया, ये हो गया। तो इसका मतलब ये यहाँ पे ऑयल है, ऑयल के पार्टिकल दे आर आल्सो मूविंग रैंडमली, दे डू पोजेस काइनेटिक एनर्जी, दे हैव बॉन्डिंग, हाइड्रोकार्बन ही होता है ना, दे हैव बॉन्डिंग विद द नेबरिंग पार्टिकल, तो पोटेंशियल भी है, तो काइनेटिक और पोटेंशियल इसका मतलब इंटरनल एनर्जी है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, मेटल वाला हिस्सा होता है टैंकर का। अब इसका मतलब मेटल में पार्टिकल्स क्या है, दे आर वाइब्रेटिंग एट देयर मीन पोजीशन, में उनके पास भी काइनेटिक एनर्जी है। अब मेटल को ब्रेक करना डिफिकल्ट होता है, डिफॉर्म करना डिफिकल्ट होता है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्सेस का पोटेंशियल एनर्जी उसके मान होती है, काफी स्ट्रॉन्ग होती है। ये सामने वाला हिस्सा अगर लेते हो, ग्लास है, तो ग्लास ऑल द ब्रिटल होता है हमारे पास, उसके पार्टिकल भी वाइब्रेट करते हैं, उसके पास भी काइनेटिक एनर्जी है, बट उसके पास भी पोटेंशियल एनर्जी है, तो इसका मतलब इंटरनल एनर्जी है। तो देखो मैंने सॉलिड का भी ले लिया बेटे, लिक्विड का भी ले लिया, गैस का भी ले लिया, तो आप क्या कर रहे हो, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे फोकस कर रहे हो, यू आर नॉट फोकसिंग ऑन द मूवमेंट ऑफ दिस ऑयल टैंकर, ईदर दिस इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक्सलेट करता है या जो कर रहा है नहीं कर रहा। हाँ, अगर ये एक्सलेट कर रहा होगा तो उससे ये होगा कि ऑयल टैंकर पे डेफिनेटली इनर्शिया की वजह से फोर्स लगनी है बैकवर्ड डायरेक्शन में, तेजी से एक्सलेट करता है, फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में, फोर्स कह रहा हूँ बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है वो, उस लिहाज से डेफिनेटली टर्बुलेंस प्रोड्यूस होगी, तो काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल की ज्यादा होगी, तो इंटरनल एनर्जी भी ज्यादा होगी। अब गाड़ी मूव करती जा रही, बहुत हाई स्पीड से मूव करती है, गर्मियों में देखता है रोड की वजह से डेफिनेटली फ्रिक्शन भी होती है, जिसकी वजह से टायर के अंदर हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, तो इसके अंदर टायर के अंदर जो पार्टिकल्स होंगे उनकी इंटरनल एनर्जी ज्यादा होगी ड्यू टू इंक्रीज ऑफ दिस काइनेटिक एनर्जी। धूप में गाड़ी खड़ी कर दिया तो हमारे पास मेटल किस सतह गर्म हो जाता है बेटे, तो इंटरनल एनर्जी ज्यादा होगी, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज कर गया, और टेम्परेचर डायरेक्टली एसोसिएटेड विद योर काइनेटिक एनर्जी। सो इट मींस कि इंटरनल एनर्जी में, इन इंटरनल एनर्जी वी डू नॉट हैव टू फोकस ऑन बल्क या मैक्रोस्कोपिक मूवमेंट of object, but actual movement of particles, which is defined by kinetic theory model is considered। अच्छा, अब ये क्या लिखा है बेटे, ऑल टैंकर रेस्ट में था, इंटरनल किसी चीज की जीरो नहीं थी, मैंने क्या, तो आपने इसके मैक्रोस्कोपिक मूवमेंट को फोकस नहीं करना, बट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स डिफाइंड बाय काइनेटिक थ्योरी मॉडल। काइनेटिक थ्योरी मॉडल क्या, अगर सॉलिड है तो पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं, लिक्विड है तो पार्टिकल रैंडमली मूव करते हैं, गैसेस है तो पार्टिकल हाई स्पीड से मूव करते हैं, ये है। तो हमने इस ऑयल टैंकर की टोटल मूवमेंट को फोकस करने की जरूरत नहीं है हमें, हमने एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल देखनी है, जो कि काइनेटिक थ्योरी हमें स्पेसिफाई करती है। बात क्लियर होगी। अब हमारे पास डिपेंडेंस पे आते हैं इसकी, हमारे पास चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी जो है ये होगा या डेल्टा ई के फॉर काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, डेल्टा ई पी फॉर पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, अब मैंने अगर इंटरनल एनर्जी ज्यादा करनी है, डेल्टा यू की वैल्यू बेटे इंक्रीज होगी इफ फर्स्ट में अगर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाए, चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या वो इंक्रीज कर जाए, ठीक है, जब चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करता है तो चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू जीरो, ये चेंज नहीं होगी। ये कब पॉसिबल है कि काइनेटिक एनर्जी बेटे इंक्रीज हो रही हो, पोटेंशियल चेंज ना हो रही हो, तो हमारे पास के दो केसेस हो सकते हैं। क्या हो सकता है, एक तो ये हो सकता है कि हमारे पास हीट करें उस चीज को और उसका टेम्परेचर इंक्रीज करें, टेम्परेचर इंक्रीज करना जरूरी है, क्योंकि अगर हीट कर रहे हो टेम्परेचर इंक्रीज नहीं कर रहा है, इसके अंदर मेल्टिंग या फिर बॉइलिंग हो रही है, वो फिर काइनेटिक एनर्जी उस पर डिपेंडेंट नहीं है, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज करना जरूरी है। तो पहला ये हो गया, इफ हीट इज प्रोवाइडेड टू सिस्टम या मैटर, जिसको भी आप कर रहे हो, ठीक है, टू इंक्रीज इस टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज करना जरूरी है इस टेम्प,
ठीक है, अब हमारे पास इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी का ये हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, 3/2 पर मैंने लिखा था के टी। ये बेस डेफिनेशन भी टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर बेस क्वांटिटी, उसकी डेफिनेशन भी इसी फॉर्मूले के थ्रू हमने डिफाइन कर, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी भी हम किसी चीज को मूव नहीं करवा रहे, अल्लाह ताला ने वाइब्रेट किया, हमने उसको सिर्फ स्टडी किया हमने नेचर की चीज को। तो इसका मतलब हमारे पास एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो अगर हम हीट करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो इंटरनल एनर्जी भी ज्यादा होगी। दूसरा क्या हो सकता है, सेकंड हमारे पास है वर्क इज डन ऑन मैटर या सिस्टम। वर्क इज डन ऑन मैटर का मतलब क्या हो गया, दान के दोनों मैंने कैपिटल से लिखे हुए हैं बेटे। हमारे पास वर्क इज डन ऑन मैटर का मतलब ये हो गया, अगर सॉलिड है तो उस पर हैमरिंग स्टार्ट कर दो। ठीक है, हैमरिंग है सॉलिड, हैमरिंग है सॉलिड। अब सॉलिड के पार्टिकल, हैमरिंग का सॉलिड से क्या मतलब हो गया, सॉलिड के पार्टिकल पहले वाइब्रेट करते हैं एट देयर मीन पोजीशन, बिल्कुल वाइब्रेट कर रहे होते हैं, दे पोजेस काइनेटिक एनर्जी। और उनकी काइनेटिक एनर्जी की अगर हम वो एक्सप्रेशन लिखते हैं, वो आता है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, पढ़ चुके हो सिंपल हार्मोनिक मोशन में। ठीक है, जब आप हैमरिंग करते हो तो हैमर मूव करता जा रहा होता है, एट ए टाइम जाके रेस्ट पे आया था हिट करने। जब हिट करने से रेस्ट पे आया था तो इसका मतलब पार्टिकल का अपना वाइब्रेशनल एम्पलीट्यूड एट इट्स मीन पोजीशन ज्यादा होता है। ये अगर ये ज्यादा हो जाएगा तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो इंटरनल एनर्जी ज्यादा होगी। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है, अगर हमारे पास लिक्विड है उसको शेक करते हो, ठीक है, करते हो या स्टिर करते हो उसको, आ लिक्विड। अब शेक या स्टिर करने से फर्क क्या पड़ता है, हमारे पास ये फर्क पड़ता है कि हमारे पास सपोज अगर ये एक कंटेनर मैंने लिया हुआ है और इसके अंदर सपोज ये स्टिर मैंने एक ले लिया, ये जब स्टिर करते हो तो आप इसको मूव करवाते हो, जब मूव करवाते हो तो पार्टिकल को बेटे आप फोर्स अप्लाई करते हो, किसी पे फोर्स अप्लाई करे तो चीज लाजमी एक्सलेट करती है। अगर एक्सलेट करिए तो फाइनल वेलोसिटी ग्रेटर होगी इनिशियल वेलोसिटी से स्टिर करने से, फाइनल वेलोसिटी ज्यादा होगी जिसका मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, वो ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये लिक्विड की मैंने एग्जांपल कोट की है ये वाली। और अगर गैस है तो उसको क्या करोगे, ठीक है, बात समझ आ गई ना, इसके अंदर लिक्विड के केस ब्रैकेट में करते हैं इसको, इसको यहाँ में समझ आए। तो जब हम बेसिकली स्टिर से स्टिर करते हैं तो उसमें फोर्स, शेक करने से फोर्स अप्लाई करते हैं हम उस पर। ठीक है, हम उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं बेटे, जब फोर्स अप्लाई होता है तो फोर्स एम ए के बराबर होगी। हम पार्टिकल आराम आराम से रैंडमली खुद ही मूव कर रहे होते हैं, हम उनको कंपेल करते हैं कि इस डायरेक्शन में मूव करें, इसका मतलब वी आर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू देम। फाइनल वेलोसिटी उसकी ज्यादा होती है इनिशियल वेलोसिटी से, फाइनल वेलोसिटी ज्यादा, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी उसकी क्या होगी, वो ज्यादा होती है। ठीक है, या अगर गैस है तो कंप्रेस कर दोगे और कंप्रेस अ गैस। गैस को कंप्रेस करने का मतलब यह है कि हमारे पास, ये भी हम एएस लेवल में पढ़ चुके हैं, वर्क डन का फॉर्मूला पी डेल्टा वी। वॉल्यूम अगर कम हो रहा है तो इसका मतलब आप कंप्रेस कर रहे हो, वर्क डन ऑन द गैस हो रहा है, बिकॉज यू आर डिक्रीजिंग इट्स वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम बेटा इसका कम अगर हो रहा है इसका मतलब आप डिक्रीज कर रहे हो, खुद थोड़ी कम हो जाएगा, आपने फोर्स एक्सर्ट किया, आपने उसको नीचे की डायरेक्शन में डिस्प्लेस करवाया। तो ये तो हो गया टोटली टोटली काइनेटिक एनर्जी का। सेकंड फैक्टर जिस पे ये डिपेंडेंट होती है अपार्ट फ्रॉम दिस काइनेटिक एनर्जी, दैट इज इंटरनल एनर्जी ज्यादा करनी तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करनी चाहिए। ठीक है, जब पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रही होगी उस टाइम चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, वो जीरो होगा। इन दोनों में से काइनेटिक और पोटेंशियल में कोई एक एनर्जी जो चेंज होगी एट ए टाइम साइमल्टेनियस, कोई भी दोनों चेंज नहीं होंगे। जैसे यहाँ पे मैं काइनेटिक एनर्जी ज्यादा कर रहा था, पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, जीरो थी। अब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा कर रहा हूँ तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ रही है, वो चेंज ही नहीं हो रही, वो जीरो है, उसकी चेंज जीरो है। ये उस वक्त होगा अगर मैटर की स्टेट चेंज होगी फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड टू गैस, क्योंकि बॉन्ड ब्रेकिंग होती है और सेपरेशन बिटवीन द पार्टिकल क्या वो ज्यादा होती है। तो इसका मतलब ये होगा, इफ उस वक्त होगी, इफ स्टेट ऑफ मैटर
changes from solid to liquid to gas, ठीक है, why is it so? Due to breaking of bonds. एक माइक्रोस्कोपिक पोटेंशियल एनर्जी भी हम पढ़ते हैं, वो इस लेवल पे हम नहीं पढ़ते, नेक्स्ट क्लासेस में आ जाएगी आपको, प्रोवाइडेड आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जाते हो या फिजिक्स में आगे कुछ करते हो तो। ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है, एंड स्लैश, और क्यों रीजन बताता हूँ अभी, और इंक्रीज इन द एवरेज सेपरेशन बिटवीन पार्टिकल्स। क्या मतलब इसका, एंड और क्यों लिखा है मैंने यहाँ पे बेटे, इसलिए लिखा है कि हम भी पढ़ते हैं सॉलिड और लिक्विड की एवरेज सेपरेशन अप्रोक्सीमेटली सेम है। सॉलिड लिक्विड की देखें ना सेपरेशन तो सेम है। अगर सेपरेशन सेम है तो इस फॉर्मूले के थ्रू अगर देखूं मैं, ये जो हमने पढ़ा हुआ है ई पी इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू पॉजिटिव क्यू नेगेटिव, बॉन्ड जो बनता है तो ऑपोजिट चार्जेस की वजह से बनता है, और ये नेगेटिव साइन भी आ रहा है, तो इसका मतलब हमारे पास उनमें सेपरेशन सेम है, तो इस पोटेंशियल भी सेम रहनी चाहिए। लेकिन हमारे पास फर्दर, मैं इसके फर्दर फॉर्मेट में आते हैं लेकिन हम पढ़ते नहीं, लेकिन हमारे पास सेपरेशन से तो बिल्कुल सेम होती है बेटे, लेकिन 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 हमारे पास, यानी ये एवरेज सेपरेशन में कह रहा हूँ सॉलिड लिक्विड में बिल्कुल सेम है, लेकिन फिर भी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा की होती है, बॉन्ड ब्रेकिंग होती है, सिंपली बॉन्ड ब्रेकिंग होती है, क्योंकि सॉलिड पार्टिकल जस्ट अपनी मीन पोजीशन में वाइब्रेट करता है, लिक्विड में रैंडमली मूव करता है। टेम्परेचर सेम है, रैंडम मोशन क्या होगी, ज्यादा कैसे होगी, इंटरनल एनर्जी ज्यादा होने की वजह से होती है, ड्यू टू माइक्रोस्कोपिक पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होती है। और लिक्विड और गैसेस में जाते हो तो सेपरेशन 10 टाइम ज्यादा होती है। 10 टाइम ज्यादा होने से हमारे पास आर की वैल्यू, इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या है, वो 10 टाइम ज्यादा हो जाती है, वो 10 टाइम ज्यादा होगी। ठीक, अब इसी को मैं फर्दर अगर देखूं, ठीक है, अब जहां पे मैंने प्लस क्यू लिखा हुआ है ना यहाँ पे, इसका मतलब हीट एब्जॉर्ब कर रहा है सॉलिड के पार्टिकल टू चेंज इनटू लिक्विड स्टेट, वी कॉल दिस प्रोसेस फ्यूजन या मेल्टिंग। ये लिक्विड को फिर प्लस क्यू लिखा है, हीट इज अब्सॉर्ब बाय लिक्विड पार्टिकल टू चेंज इनटू गैसियस स्टेट। इसका मतलब है इंटरनल एनर्जी ज्यादा हो रही है, इंटरनल एनर्जी ज्यादा हो रही है। क्यों ज्यादा हो रही है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा हो रही है। जहाँ क्यों नेगेटिव लिखा हुआ है, इसमें गैस से लिक्विड में आए तो पार्टिकल्स गैस के दूर दूर होते हैं बेटे, मूविंग विद वेरी हाई स्पीड। लिक्विड के हमारे पास क्या होते हैं, जब करीब करीब होते हैं, कंडेंसेशन प्रोसेस कहते हैं, यहाँ इंटरनल एनर्जी क्या डिक्रीज कर रही है। यहाँ पे हमारे पास क्या इंटरनल एनर्जी फिर डिक्रीज करके अब लिक्विड से सॉलिडिफाई होता है कोई चीज, ठीक है। और हमारे पास वो फर्दर नहीं है सिलेबस में, अगर यार सॉलिड को हीट करूं डायरेक्टली लिक्विड स्टेट की जाए गैसियस स्टेट में चले जाता, वी कॉल दिस प्रोसेस सब्लिमेशन, सब्लाइम होना। इस प्रोसेस को आप सब्लिमेशन कहते हो, लिख दूं वैसे, ये हमारे पास सॉलिड था, डायरेक्टली हमारे पास क्या सब्लिमेशन प्रोसेस प्लस क्यू होगा यहाँ पे भी, इसको हम कह रहे हैं सब्लिमेशन। एंड व्हाट इफ गैसियस स्टेट हमारे पास है और गैस के पार्टिकल यू टेक आउट हीट फ्रॉम देम, ठीक है, गैस के पार्टिकल में से आपने हीट निकालनी शुरू कर दी, अगर हीट निकालनी शुरू कर दी तो ये हो जाएगा माइनस क्यू। इस प्रोसेस को आप क्या कहते हो, दिस इज बेसिकली डेपोजिशन। अच्छा, अब माइंड में सर ओ लेवल में हमने पढ़ा था सॉलिडिफिकेशन कहते हैं, तो केमिस्ट्री किताब में झूठ लिखा हुआ था। सॉलिडिफिकेशन इज बेसिकली दिस वन, इसमें पार्टिकल डिपॉजिट होते हैं, डिपॉजिट होते होते करीब होते जा रहे होते हैं, डेफिनेटली फोर्स इंक्रीज होती जा रही होती है, हमारे पास हम कहते हैं कि वो सॉलिडिफाई सॉलिड फॉर्मेट में आ गया। अच्छा, अब मैंने ये ओवरऑल जो चीज फोकस करनी थी बेटे, अगर तो हमारे पास, अगर तो जहाँ पे Q की वैल्यू पॉजिटिव लिखी हुई है, इसका मतलब इंटरनल एनर्जी ज्यादा ज्यादा होनी है, यानी कि इफ, ठीक है, Q जो है पॉजिटिव लिखा हुआ जहाँ पे मैंने, इसका मतलब वहां पे ये हो रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रही है, चेंज हो रही है, इंक्रीज कर रही है।
ठीक है। सो चेंज ऑफ इंक्रीज, सो चेंज ऑफ काइनेट, ये इंटरनल एनर्जी ज्यादा होगी बिकॉज चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज 0। एंड इफ क्यू की वैल्यू जहां पे मैंने नेगेटिव में लिखी हुई है, इसका मतलब वहां पे चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है, और ये भी डिक्रीज करेगी इंटरनल एनर्जी भी। एरो क्या होगा, डाउनवर्ड, मैंने मार्क कर दिया। ठीक है, यहाँ तक बेसिक चीज कवर हो जाती है बेटे, सारी सारी। ये इसका मतलब ये जो लर्निंग आउटकम आपकी पहले इफ यू फोकस हियर, तो ये बिल्कुल पूरी हो चुकी है। अंडरस्टैंड का वर्ड है, ये हो जाना चाहिए। ठीक है, ये भी मैंने इंटरनल एनर्जी बता दिया। अच्छा, अब मुझे ये बताइएगा, एक क्वेश्चन पे आ गए बेटे। अब दो बच्चे हैं, उनके पास ये कंटेनर है जिसके अंदर ग्लास है या बीकर है, जो भी, पेप्सी है बेटे। ठीक है, और पेप्सी का वॉल्यूम भी सेम है, ग्लास भी बिल्कुल आइडेंटिकल हैं। ये कोई पानी ले लो कोई भी बेटे, ठीक है। अब इन दोनों, ये हमारे पास एक स्टूडेंट के पास हो गया, दिस इज फॉर द डेट ऑफ नेक्स्ट स्टूडेंट, दिस इज फॉर स्टूडेंट ए, दिस इज स्टूडेंट बी। हर चीज बिल्कुल आइडेंटिकल है, हर चीज। ठीक है, अब इनको क्या बेटे, ये इसको ना, इसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, लैब वाला टेम्परेचर। ये भी पेप्सी या सेम वॉल्यूम की टेम्परेचर 25, यार इसको ठंडा करके लाओ यार। एक बच्चा गया, उसने क्या किया कि इसे ठंडा करने के लिए उसने इसके ऊपर आइस इसके अंदर डाल दिया। अब आइस की डेंसिटी कम होती है बेटे हमेशा, आइस क्यूब फ्लोट करते हैं, दीज आर आइस क्यूब्स, आइस क्यूब्स हैं एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। दूसरे ने सोचा कि यार ये आइस है, अभी ये ठंडी, ये बेसिकली मेल्ट करेगी, फर्दर जाके ठंडा होगा। उसने क्या कर दिया, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, जीरो से कम वाटर का टेम्परेचर हो नहीं सकता, वो तो सॉलिडिफाई हो जाएगा, आइस बन जाएगी। उसने क्या किया, इसके अंदर पानी डाल दिया, ठीक है, एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हमारे पास वाटर डाल दी है, जितना आइस का हमारे पास आया था ना बेटे, वही उतना ही मैस कम जो है। ठीक है, वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, या मैं ये कह रहा हूँ जितना मैस आइस का था वही उतना ही पानी डाला इसने। मुझे ये बताओ कि हमारे पास पेप्सी स्टूडेंट ए की जल्दी ठंडी होगी या स्टूडेंट बी की? सर स्टूडेंट बी का जो वाटर है ये 0 डिग्री पे वाटर है। हाँ, पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जब आइस जी मेल्ट करती है पानी बनता है ना। जी वो सर। पानी, वो फ्रिज में जब पानी निकालते हुए आइस हुआ, कुछ हिस्सा आइस को बनी होती है, कुछ पानी होता है जी उसके जी अंदर, तो वो वाला पानी। आंसर होगा बेटे ए, आंसर होगा ए। ठीक है, आंसर ए क्यों होगा, इन दोनों में से वाटर और आइस को कंपेयर करते हो, ये फैक्टर डिफरेंस, बाकी तो ठीक है। टेम्परेचर सेम था, काइनेटिक एनर्जी सेम थी। बेटे आइस की इंटरनल एनर्जी कम होती है वाटर से, so ice will absorb energy from Pepsi in order to melt, resulting a decrease in the temperature of Pepsi in lesser time. तो आइस से चीज जल्दी ठंडी होगी। देखो ना, आइस बेटे ये है, वाटर ये है, ठीक है। तो हमारे पास आइस ने मेल्ट होने के लिए एनर्जी एब्जॉर्ब करनी है, कहाँ से एब्जॉर्ब की उसने, पेप्सी से। पेप्सी ने अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर दी आइस को मेल्ट करने के लिए, आइस मेल्ट होगी तो टेम्परेचर उसका भी 0 ही होगा ना। ठीक, तो हमारे पास आइस जो होगी वो चीजों को जल्दी ठंडा करेगी कम टाइम के अंदर, इन कंपैरिजन टू सेम अमाउंट ऑफ वाटर आल्सो एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। बात ठीक होगी। तो इसका मतलब हमारे पास, मैं अगर इसको लिखूं तो आइस जो है एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड cools a liquid in lesser time as compared to same amount of water also at 0 degree centigrade due to smaller
internal energy of ice particles, ठीक है, यानी कि रीजन भी लिख लो, आइस एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम फ्रॉम पेप्सी, ठीक है, in order to melt, resulting a decrease in temperature। तो बेटा यहाँ तक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट पे आ गए हम लोग, एक और क्वेश्चन। अच्छा ये मुझे बताओ, स्टीम का बर्न ज्यादा स्फीयर होगा या फिर बॉइलिंग वाटर का? स्टीम भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे और बॉइलिंग वाटर भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो बर्न किसका ज्यादा स्फीयर होगा? तो टीम बेटे का जो सर। हाँ, तो उसका आंसर होगा स्टीम। रीजन ये है कि स्टीम के हमारे पास इंटरनल एनर्जी ज्यादा ड्यू टू इट्स ग्रेटर पोटेंशियल एनर्जी। मैंने कहा था अगर वाटर ने गैसियस स्टेट में जाना है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर है, बॉइलिंग वाटर, और स्टीम भी 100 पे है, तो आपको 10 टाइम ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा करनी पड़ेगी, तो 10 टाइम आपको ज्यादा हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है, तो इसलिए स्टीम में चीजें जल्दी पक जाती हैं, ठीक है। बॉइलिंग वाटर में ज्यादा टाइम लगेगी चीजें बनाने में या पकने के अंदर, ठीक है। तो हमारे पास दूसरा पॉइंट मैं इसी में कवर कर देता हूँ। बर्न ऑफ स्टीम is more severe than burn of steam at 100 degree centigrade is more severe than boiling water at 100 degree centigrade due to greater potential energy and hence internal energy of steam particles। ठीक हो गया, ये लर्निंग आउटकम कंप्लीट होगी। नेक्स्ट लर्निंग आउटकम पे आते हैं बेटे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, रिकॉल एंड यूज द पी डेल्टा वी फॉर्मूला, वर्क डन ऑन द गैस होता है, ब्ला ब्ला ब्ला, सारी वो चीजें हैं, ठीक है। Recall and use the first law of thermodynamics, delta U in change in internal energy is equal to Q plus W, expressed in terms of increase in internal energy of heating to the system, heat transfer to the system on heating जो मैंने कहा, and work done on the system। पहले भी ये पढ़ा, अब पूरे लॉ के थ्रू हम इसको आते हैं कि हमारे पास आ गया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अच्छा बाद में आपने एमडी कैट वगैरह का पेपर देना बेटा, उसमें चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी का वर्ड होगा इसी के अंदर। हमारे सिलेबस में चेंज का वर्ड नहीं है, इंक्रीज ऑफ इंटरनल एनर्जी, इसलिए ऊपर सिलेबस के कंटेंट्स लगाता हूँ मैं। तो अगर हम इसको स्टेट करते हैं तो हम लिखेंगे इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम is equal to the heat is equal to the amount of heat supplied to it and the amount of work done on it, ठीक है। बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज बेटे हमारे पास इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी है, is equal to the heat supplied, work done on by नहीं है,
मैथमेटिकली फॉर्म इसकी आप लिखते हो बेटे, इंक्रीज है तो चेंज है ना, तो चेंज करिए, हम डेल्टा साइन लिखते हैं, डेल्टा यू, यू फॉर इंटरनल एनर्जी अभी हमने किया है, इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू इट, हीट सप्लाई करें तो चेंज ऑफ हीट आ जाएगा, एंड अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन इट, अमाउंट ऑफ वर्क डन डेल्टा डब्ल्यू आ गया।